हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं 1 रुपए की डकैती का एपिसोड नंबर 2। इस समय पेंट में फंसा रखी विस्की की बोतल ही चमनलाल को अपनी सबसे बड़ी हमदर्द लग रही थी। जैसे बोतल उसके दिल की हालत को बखूबी समझ रही हो। अपने और फुटपाथ के करीब उसे कार रुकने का एहसास हुआ, लेकिन मातमी अंदाज में आगे बढ़े जा रहे चमनलाल ने एक बार भी गर्दन घुमाकर देखने की चेष्टा नहीं की। कार का हॉर्न बजा। अगले ही पल चमनलाल का दिल जोरों से धड़का। पैंट में फंसी विस्की की बोतल पर फौरन हाथ रख लिया कि कहीं वह खिसक कर नीचे को न चली जाए। गर्दन जल्दी घूमी, कदम ठिठक गए। खुली खिड़की से देवराज चौहान का पसीने से भरा चेहरा उसे नजर आया। चमनलाल के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे मिली फांसी से ऐन वक्त पर उसकी फांसी कैंसिल कर दी गई हो। कार के और उसके बीच सिर्फ 8-10 कदमों का फासला था। चमनलाल लगभग चीखता हुआ आगे बढ़ा। मेरे यार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ही मेरे, मैं तो कब से तेरी राह देख रहा था। कहते हुए उसने दूसरी तरफ वाला कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठते हुए कहे जा रहा था, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरी सूरत देखने के लिए तरस गया था। मैं मेरी सूरत या नोटों की? देवराज चौहान इंजन बंद करते हुए बोला, एक ही बात है, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। चमनलाल ने बहुत लंबी सांस ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चमनलाल आशा भरी निगाहों से उसे देखे जा रहा था कि वह कुछ बोलेगा। सब ठीक है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। ठीक? क्या ठीक? चमनलाल अभी भी पूरी तरह से संयत ना हो पाया था। मीर सिंह से बात की मेरे लिए? चमनलाल फौरन संभला और जल्दी से बोला, हाँ की। उस साले मीर सिंह को बोला था कि कल अपनी बहन के लड़के सुरेंद्र पाल को लाऊंगा, लेकिन आज तुम बस स्टॉप पर नहीं मिले तो सोचा कल मीर सिंह से कहना पड़ेगा कि बहन का लड़का नौकरी नहीं करना चाहता था, फिर कोई और बहाना सुनाना पड़ेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। देवराज चौहान ने कश लिया। चमनलाल ने दांत फाड़े। हाँ, अब कोई बुरी बात की नौबत नहीं आएगी। तुम जो मिल गए, सांस में सांस आ गई, माल लाए हो। उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान बोला, मुझे मीर सिंह के सामने खड़ा करके क्या कहोगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा मामला फिट कर रखा है। चमनलाल हाथ हिलाकर लापरवाही भरे स्वर में कह उठा, मीर सिंह मेरी बहुत इज्जत करता है। 10 सालों से उसके यहाँ काम कर रहा हूँ। उसका स्पेशल पान तो मैं ही 6 किलोमीटर दूर वाले पनवाड़ी से लाता हूँ। बात तो कर चुका हूँ। बस कल तुम इतना ही करना कि मैं बोलूंगा कि यह मेरी बहन का लड़का सुरेंद्र पाल है और आज से आपकी सेवा में है। तुम हाँ में हाँ मिला देना। अभी थोड़ा सा बचपना है इसमें, कोई खता हो जाए तो नजरअंदाज कर दीजिएगा। इस बात की परवाह मत करो, यह मेरा मामला है, ठीक ठाक संभाल लूंगा। तुम नोट, अगर गड़बड़ हुई या मीर सिंह को किसी तरह का शक, ऐसा कुछ नहीं होगा। चमनलाल उसकी बात काटते हुए मुंह बनाकर बोला, मुझे अपनी जान प्यारी है। अगर मीर सिंह को शक हो गया कि कहीं गड़बड़ है तो वह हरामी मुझे छोड़ेगा क्या? तुम नोटों की बात करो कि लाए हो या नहीं। लाए हो तो कितने? सस्ते में मैं सौदा निपटाने के मूड में नहीं हूँ। 3 बेटियों की शादी करनी है, बुढ़ापे के लिए भी 2-4 बनाकर रखना है। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सड़क से गुजरते ट्रैफिक को देखा। कितना चाहते हो? तुम जो दोगे कम तो दोगे नहीं, समझदार हो। मीर सिंह से धोखाधड़ी करके मैं अपने और अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहा हूँ। ऐसे में रकम तो बड़ी होनी चाहिए। मुंह खोलो, कितना चाहते हो? कितना? चमनलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। 10 कहते हुए चमनलाल को सिर से पांव तक की पूरी दुनिया हिलती हुई लगी। डिक्की में छोटा सा सूटकेस पड़ा है, निकाल लो। चमनलाल को अपने दिल की धड़कन रुकती सी महसूस होने लगी। सूटकेस कहते हुए चमनलाल ने कम से कम 8 बार सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। चमनलाल की हालत वह बखूबी समझ रहा था। क्या है, क्या है उसमें? 12 लाख। 12 लाख। चमनलाल को पैंट में फंसी बोतल फिसलती सी महसूस हुई। मीर सिंह जैसे इंसान से धोखाधड़ी करके मेरे लिए जो कर रहे हो, उस हिसाब से तुम 12 लाख के हकदार बनते हो, और अगर मुझसे धोखेबाजी की तो मौत के हकदार भी। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक है, नोटों की बात करो। चमनलाल ने सक पकाकर सूखे होठों पर जीभ फेरी। बार बार उसकी निगाह पीछे की तरफ जाने लगी थी, जैसे डिक्की में पड़ा सूटकेस उसे नजर आ रहा हो। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट बाहर उछाली और चमनलाल को देखा। कल क्या करोगे? क्या करना है? चमनलाल जैसे आपे में नहीं था। मुझे मीर सिंह के यहाँ कैसे ले चलोगे?
कैसे? यहीं मिलना, इसी जगह पर, ठीक 8:30 बजे। मैं नहाया धोया एकदम तैयार मिलूंगा। वैसे भी रात भर नींद कहाँ आनी है, नोट गिनते गिनते ही गुजर जाएगी। चमनलाल ने दांत फाड़े और सिर से पीछे की तरफ इशारा करता हुआ बोला, वह सूटकेस डिक्की में से। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभरे। यह बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो कि जिस काम की कीमत मैं दे रहा हूं, वह काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। अगर चालाकी की तो गलत बात मत बोलो सुरेंद्रपाल भाई, ऐसा मत बोलो। मैं अपनी बात पर पूरा खरा उतरूंगा। तुम्हें मीर सिंह के बंगले में नौकरी पर लगवा दूंगा। मीर सिंह को पटा लिया है मैंने। पैसा लेकर रात में खिसकने की चेष्टा। विश्वास करो मुझ पर, मेरा रात भर का प्रोग्राम तय है कि यह बोतल। चमनलाल ने पेंट में फंसा रखी बोतल को थपथपाया। खत्म करनी है और नोटों को थूक लगा लगा कर गिनना है। मेरा आदमी रात भर तुम्हारे घर की निगरानी करेगा। उसे जरा भी गड़बड़ का अंदेशा हुआ तो वह तुम्हें शूट कर देगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे लहजे में कहा। चमनलाल ने जैसे हारे हुए अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है भाई, अपने आदमी से कह देना कि अगर मैं खिड़की से भी बाहर झांकता नजर आऊं तो मुझे गोली मार दे। अब वह सूटकेस ले लूं, जाऊं? रात भर मुझे नोट गिनने में व्यस्त रहना है। देवराज चौहान ने उसे घूरते हुए सिर हिलाया। चमनलाल ने दांत फाड़े। कार खोलकर बाहर निकला, रफ्तार से कार की डिक्की तक पहुंचा और डिक्की उठाकर मीडियम साइज का सूटकेस निकालकर डिक्की बंद की और दौड़ने के से अंदाज में ड्राइविंग डोर की खिड़की के पास पहुंचकर ठिठका, खोलकर देख लूं? चमनलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर सूटकेस पर हाथ फेरा। नोटों को हवा लगाना ठीक नहीं होता चमनलाल। ठीक है, घर पर बंद कमरे में खोलूंगा। वैसे है तो पूरे ना 12 लाख। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। अब मैं तो मजाक कर रहा था, पूरे ही होंगे। चलूं? कल सुबह 8:30 बजे यहीं पर। देवराज चौहान ने उसे घूरते हुए हौले से सहमति में सिर हिला दिया। चमनलाल सूटकेस संभाले हवा में उड़ने वाले अंदाज में आगे बढ़ गया। देवराज चौहान उसे घूरता रहा। सारा मामला ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे वह चाहता था। कहीं पर जरा भी ऊंच नीच होती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अनजाने शक की सुई उसके दिमाग में क्यों चुभ रही है, इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और पुष्ट से सिर लगाकर छत पर आंख टिका दी। इस समय वह बंगले के ड्राइंग रूम की सोफा चेयर पर बैठा था। चेहरे पर सोच के गहरे भाव थे। कुछ देर पहले ही वह और जगमोहन खाना खाकर हटे थे। कुछ पल इसी सोच भरी चुप्पी के बीच बीत गए। जगमोहन 2 प्यालों में चाय लिए वहां पहुंचा और एक प्याला टेबल पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठते हुए हाथ में पकड़े प्याले से चाय का घूंट भरते हुए बोला, चाय। देवराज चौहान सोचों के भंवर से बाहर निकला, सीधा होकर बैठ गया और चाय का प्याला उठा लिया। जगमोहन की गहरी निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। क्या बात है, सोचों में लग रहे हो? देवराज चौहान ने कुछ कहने की अपेक्षा घूंट भरा। मीर सिंह के यहाँ घुसने का रास्ता बन गया। अब तो आगे की सोचनी चाहिए कि जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। सब ठीक है, लेकिन जाने क्यों हवा का रुख ठीक नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यह बात किस आधार पर कह रहे हो? कोई आधार नहीं है। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराया। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। चाय का घूंट भरते हुए जगमोहन ने पहलू बदला। हो सकता है ऐसा ही हो, सिर हिलाते हुए देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने महसूस किया कि देवराज चौहान गहरी सोच में है। एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने आ रही है। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। क्या? मीर सिंह चावला के बंगले में जाकर टिक भी गया। सबकी निगाहों से बचकर वह तिजोरी हासिल भी कर ली जिसमें मौजूद 1 रुपए की डकैती करनी है, लेकिन उसे खोलूंगा कैसे? जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। उस तिजोरी के बारे में अब तक यही मालूम हुआ है कि उसे चाबी से भी खोलना पड़ता है और कॉम्बिनेशन नंबर से भी, यानी कि एक तिजोरी के रूप में वह 2 है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जबकि मैं तालों को खोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। कम से कम इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि इस तरह की किसी तिजोरी को खोल सकूं। यह तो भारी दिक्कत वाली बात हो गई। जगमोहन व्याकुल स्वर में कह उठा। हाँ, देवराज चौहान चाय का घूंट भरते हुए कह उठा। और वह जगह मीर सिंह जैसे इंसान की है। वहां पर किसी दूसरे को ले जा पाना भी संभव नहीं। जगमोहन ने प्याला टेबल पर रखकर पहलू बदला। सारा मामला ही खटाई में पड़ गया। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मुझे सोहनलाल की याद आ रही है। जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। सिगरेट में गोली डालकर पीता है, हर वक्त नशे में रहता है और साला बड़े से बड़ा ताला जादू की तरह खोल देता है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। सोहनलाल कहाँ होगा?
क्या मालूम। जगमोहन ने वो बनाया, उसका कोई ठिकाना तो है नहीं, उसे तलाश करो। क्या? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं मीर सिंह के यहाँ जाऊंगा और तुम सोहनलाल को तलाश करके यहाँ बिठा लोगे। सोहनलाल को उस जगह पर तलाश करने की चेष्टा करो जहाँ नशे का सामान मिलता हो। वह जहाँ भी होगा, सिगरेट के लिए नशे की गोली लेने तो अवश्य आता होगा। लेकिन सोहनलाल का इस्तेमाल करोगे कैसे? मीर सिंह के यहाँ तो किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर जाया नहीं जा सकता। तुम ठीक कहते हो, नहीं लेकर जाया जा सकता, लेकिन हमें सोहनलाल जैसा आदमी तैयार रखना होगा। हो सकता है ऐसा मौका मिल ही जाए कि मैं सोहनलाल को मीर सिंह के बंगले में ले जाऊं। ठीक है, जैसे भी हो मैं सोहनलाल को तलाश कर ही लूंगा, जगमोहन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चाय का प्याला टेबल पर रखकर कश लिया। मैं तुम्हें कुछ चीजें नोट करवाता हूँ, ऐसे औजार जो तिजोरी खोलने के काम आते हैं। वक्त मिलने पर मैं भी तिजोरी को खोलने की चेष्टा अवश्य करूंगा। यह सामान मुझे मीर सिंह के बंगले पर पहुंचा देना। मैं? जगमोहन चौंका। मैं कैसे मीर सिंह के बंगले में आ सकूंगा? मेरा दोस्त, भाई, रिश्तेदार बनकर औजारों को ऐसे लाना कि किसी को शक न हो। जगमोहन ने गंभीरता भरे ढंग से सिर हिला दिया था। सावधान रहना, मीर सिंह को शक न हो कि वहां गड़बड़ करने पहुंचे हो। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। यह चमनलाल ठीक बंदा है ना? ठीक ही होगा। अभी तक तो उसकी किसी बात पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह गड़बड़ कर रहा हो। क्या सुबह मिलेगा? खिसक तो नहीं जाएगा माल लेकर? मिलेगा। देवराज चौहान के स्वर में दृढ़ता के भाव थे। साला। जगमोहन ने गहरी सांस ली। बैठे बैठे 12 लाख झाड़ ले गया। तुम सोहनलाल की तलाश कल से ही शुरू कर देना। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। ढूंढ लूंगा उसे। तलाश करने के बाद उसे यहीं रखना, कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है मीर सिंह के बंगले पर। अजीत मलिक जब मीर सिंह से मिला तो मीर सिंह नाश्ता कर चुका था। मीर सिंह के इस बारे में सख्त आदेश थे कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो उसे नाश्ते से पहले डिस्टर्ब ना किया जाए। गुड मॉर्निंग सर, अजीत हौले से मुस्कुराकर अदब से बोला। मीर सिंह ने हौले से सिर हिलाया। कल शाम मैं आपके कहे मुताबिक चमनलाल पर निगाह रख रहा था। देवराज चौहान चमनलाल से मिला। कार में उन्होंने 15 मिनट बात की। फिर चमनलाल ने कार की डिक्की में से छोटा सा सूटकेस निकाला और दो एक बात और करने के पश्चात वहां से चला गया। चमनलाल ने देवराज चौहान से सूटकेस लिया। मीर सिंह चावला कड़वे स्वर में कहकर मुस्कुराया। जी? मतलब कि देवराज चौहान और चमनलाल में सौदा पट गया। मीर सिंह चावला कहर भरे स्वर में क्या उठा। शेर आ रहा है मलिक, उसके लिए पिंजरा और जंजीर तैयार रखना ताकि वक्त आने पर उसे बांधा जा सके। कहीं भी ढील नहीं आनी चाहिए कि सर, देवराज चौहान हमारे हाथों नीचे आ रहा है। फिर तैयारी की क्या जरूरत है, जब चाहेंगे तब। मलिक। मीर सिंह चावला की आंखों में सख्ती उभरी। मैंने यह नहीं कहा कि देवराज चौहान आ रहा है, मैंने कहा है शेर आ रहा है। शब्दों को सुन लिया करो। और वह तो सही सलामत दमदार शेर है, वरना शेर तो मरते मरते भी दो चार को ले डूबता है। उसकी तरफ से लापरवाह मत रहना। यस सर। ऐसा कुछ भी ना हो कि उसे किसी तरह का शक हो। नहीं होगा सर। यह बात सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानता हूं कि आने वाला चमनलाल की बहन का लड़का नहीं, उसका नाम सुरेंद्र पाल नहीं। किसी और को यह बात मालूम ना हो। चमनलाल कुछ दिन के लिए यहाँ से। किसी और को क्यों ना मालूम हो सर? मीर सिंह चावला मौत भरी हंसी हंसा। देवराज चौहान मेरे साथ खेल खेल रहा है और मैं देवराज चौहान के साथ खेल खेलूंगा। बहुत देर हो गई थी, जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं हुई। खेल में अच्छा वक्त बीतेगा। देखो तो सही कि देवराज चौहान किस तरह तिजोरी तक पहुंचता है, कैसे करता है 1 रुपए की डकैती। मजा आएगा। मीर सिंह को देखता रह गया अजीत मलिक। सामने वाला खिलाड़ी भी दमदार हो तो खेल अच्छा जमता है, मन लगा रहता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, हमारे पास वक्त काफी कम है। चमनलाल देवराज चौहान को लेकर किसी भी वक्त आ सकता है। कहते हुए मीर सिंह ने घड़ी पर निगाह मारी। कुछ इंतजाम हमें हटाने हैं और कुछ करने हैं। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और कर डालो। खेल की तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। जी। उसके बाद मीर सिंह चावला अजीत मलिक को समझाने लगा। मलिक हौले हौले सिर हिलाता जा रहा था। रोज 9 बजे पहुंचने वाला चमनलाल आज 10 बजे पहुंचा। साथ में देवराज चौहान भी था। देवराज चौहान का हुलिया इस समय बिल्कुल बदला हुआ था। सिर के छोटे छोटे बाल, शरीर पर पुरानी घिसी हुई पैंट कमीज, पांवों में चमड़े के जूते जिसमें एक जूते में पैबंद लगा हुआ था। चमनलाल ने नौकर द्वारा मीर सिंह को अपने आने की खबर भिजवाई कि साथ में बहन का लड़का भी है। करीब 20 मिनट बाद उन्हें मीर सिंह चावला तक पहुंचने की हरी झंडी मिली। बहुत ही विशाल ड्राइंग हॉल था जिसमें जाने कैसी कैसी ढेरों चीजें पड़ी थी। देवराज चौहान उन्हें इस तरह देख रहा था जैसे यह सब पहली बार देख रहा हो। वह कालीन और फर्श पर चल भी ऐसा रहा था कि कहीं वह मैले ना हो जाए। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क था।
वह जानता था कि वीडियो कैमरे से उसे देखा जा रहा होगा, उसकी एक एक हरकत नोट की जा रही होगी, और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था कि स्क्रीन पर देखने वाले वॉचमैनों को लगे कि वह समझदार इंसान है। जब से वह मीर सिंह चावला की जमीन की हद में प्रवेश हुआ था, तब से वह एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए मस्तिष्क में बिठा रहा था। गनमैन किस तरह कौन कौन सी जगह पर पहरे पर हैं, सब नोट कर रहा था। चमनलाल देवराज चौहान को लेकर गेम्स रूम में पहुंचा, जहां मीर सिंह चावला अकेला ही बैठा कैरम बोर्ड खेल रहा था। स्ट्राइकर से गोटियों का निशाना लेने में व्यस्त था। उनके आने की आहट पाकर भी मीर सिंह ने एक बार भी पलटकर उन्हें नहीं देखा। नमस्कार मालिक, चमनलाल का स्वर मीर सिंह के कानों में पड़ा। मीर सिंह ने हौले से सिर हिलाया और अपने खेल में व्यस्त रहा। देवराज चौहान वहां की एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देख रहा था। यह हॉल कमरा खेल के लिए था। यहाँ कई कीमती दिलचस्पी से भरे खेल मौजूद थे कि खेलने वाले के घंटों बीत जाए। मालिक, चमनलाल देवराज चौहान को दिखाने की खातिर ड्रामा करता हुआ बोला, मैं अपनी बहन के लड़के को ले आया हूँ, सुरेंद्र पाल को आपके चरणों में डालने आया हूँ। मीर सिंह ने अपना खेल रोका और निगाहें उठाकर चमनलाल और देवराज चौहान को देखा। चमनलाल हाथ बांधे खड़ा था। देवराज चौहान ने नमस्कार के अंदाज में दोनों हाथ जोड़ दिए। मीर सिंह ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए सिगरेट सुलगाई। चेहरा सपाट था। कई पल ऐसे ही बीत गए। मालिक, मेरा भांजा, बहन का लड़का। चमनलाल हड़बड़ाहट भरे स्वर में कह उठा। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र पाल मालिक। मीर सिंह ने सख्त निगाहों से चमनलाल को देखा। मैंने तुमसे पूछा। नहीं मालिक। मीर सिंह की निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। नाम बोलो। सुरेंद्र पाल मालिक। देवराज चौहान ने नौकरों वाले लहजे में कहा। कहाँ से आए हो? गांव से। वहां क्या करते थे? खेती बाड़ी मालिक, हल चलाता था, आगे दो दो बैलों को बांधकर। देवराज चौहान ने दो उंगलियां दिखाकर गवारों की तरह कहा, जैसे दो बैल बहुत बड़ी बात हो। मीर सिंह उसे सपाट निगाहों से देखे जा रहा था। पहले कभी काम किया है? जी हाँ, गांव में सारा दिन। मैं गांव की नहीं, शहर की बात कर रहा हूँ। पहले किसी के यहाँ नौकरी की है? नहीं जी, मैं तो गांव में ही काम करता था। हाथ जोड़े देवराज चौहान बोला। शहर तो घूमने आता था। मीर सिंह ने चमनलाल को देखा। मालिक नया है लेकिन समझदार है। मेरी बहन का लड़का है, धीरे धीरे समझ जाएगा। मैं सब समझा कर लाया हूँ। जो कसर बची है वह भी 5-7 दिनों में समझ जाएगा। ये मीर सिंह ने सोच भरे अंदाज में कश दिया। आप फिक्र न करो मालिक, बहुत समझदार है, सब समझ जाएगा। मेरी जिम्मेदारी। काम समझा दिया इसे? जी हाँ, बता दिया कि बंगले की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, सुबह खाकर आना है और रात को घर जाकर खाना है। सिर्फ दोपहर का खाना ही मालिक के यहाँ से मिलेगा और तनख्वाह भी बता दी है। मीर सिंह की निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। यहाँ फटे पुराने कपड़े और पेबंद लगे जूते नहीं चलेंगे। मीर सिंह के यहाँ काम करने वाला हर कर्मचारी अच्छे कपड़े पहनता है। मीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। जी मालिक, मैं नए कपड़े। मेरे यहाँ काम करने वालों की वर्दी नीले कपड़ों की है। यहाँ आने से पहले तुम्हें वह कपड़े पहनने होंगे और जाते समय कपड़े बदल लेने होंगे। यहाँ के कायदे कानून सीख लो। जी। हाथ जोड़े देवराज चौहान ने दाएं बाएं सिर हिलाया। चमनलाल, इसे वर्दी दिला देना। बहुत अच्छा मालिक। इसे समझा देना कि काम में गलतियां या लापरवाही मुझे पसंद नहीं। समझा दिया है मालिक, फिर समझा दूंगा। यहाँ काम करते हुए बाहरी और खास तौर से अनजाने लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए और यहाँ की कोई भी कैसी भी बात बाहर किसी से नहीं करनी। चमनलाल ने देवराज चौहान को देखा। समझा सुरेंद्र पाल? हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। समझदार है मालिक, सब समझ जाता है। चमनलाल ने मीर सिंह को देखा। मैं अजनबी लोगों को अपने यहाँ रखना पसंद नहीं करता। तुम्हारी जिम्मेदारी पर इसे रख रहा हूँ। बिल्कुल मालिक, बिल्कुल। चमनलाल ने हाथ बांधे कहा। पूरे तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मेरी बहन का लड़का है। बाहरी आदमी तो है नहीं जिसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। कष्ट लेकर मीर सिंह चावला ने चमनलाल को देखा। तो तुम्हारा पक्का विचार है कि तुम जा रहे हो, नौकरी छोड़ रहे हो? मीर सिंह ने पूछा। मजबूरी है मालिक, मेरी तबीयत। ठीक है, इसे अजीत के पास ले जाओ। मीर सिंह बात समाप्त करने के लहजे में कह उठा। मेहरबानी मालिक। चमनलाल ने आभार भरे स्वर में कहा। दोनों के बाहर जाते ही मीर सिंह के होठों के बीच विशेली मुस्कान आ फंसी। देवराज चौहान। मीर सिंह जहरीले अंदाज में बड़बड़ा उठा। 3 दिन बीत गए। देवराज चौहान सुरेंद्र पाल बना सफाई कर्मचारी के तौर पर सुबह आता और शाम को वापस चला जाता। सारा दिन वह बंगले की सफाई करता रहता, जो कि काफी बड़ा था। दोपहर का 1 घंटा ही आराम के लिए मिलता, जिसके बीच लंच टाइम भी होता। बंगले की सफाई के लिए कोई दूसरा नौकर नहीं था। अलबत्ता वहां 5-6 नौकर खाना बनाने या दूसरे कामों के लिए थे।
बाहर की सफाई के लिए दूसरा नौकर था। सफाई के दौरान देवराज चौहान 3 बार मीर सिंह चावला के बेडरूम में गया था। बेडरूम की सफाई की थी और निगाहें तिजोरी को तलाश करती रही, परंतु तिजोरी कहीं भी नजर नहीं आई। देवराज चौहान जानता था कि मीर सिंह उस तिजोरी को इस तरह खुले में नहीं रखने वाला कि हर कोई उसे देख ले। यकीनन उसे अच्छे ढंग से छिपा रखा होगा, जिसको तलाश करने में वक्त भी लग सकता था। देवराज चौहान को इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही थी कि रोज सुबह आना और शाम को वापस चले जाना, सारा दिन वह काम करता रहता था। ऐसे में कुछ कर गुजरने का मौका उसे नहीं मिल पा रहा था। तिजोरी तलाश करने का वक्त उसे नहीं मिलता था। चौथे दिन लंच के वक्त में जब वह बंगले के पिछवाड़े छाया में बैठा आराम कर रहा था तो उसे अजीत मलिक नजर आया। देवराज चौहान फौरन उठा और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। बाबूजी। अजीत मलिक ने उसे देखा, फिर ठिठक गया। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा। राम राम बाबूजी, देवराज चौहान ने हाथ जोड़कर कहा। राम राम। अजीत मलिक का स्वर शांत था। काम ठीक से कर रहे हो ना? जी बाबूजी, कहीं कमी हो तो बता दीजिए। अजीत मलिक सिर हिलाकर बोला। कुछ काम था? हाँ बाबूजी। देवराज चौहान जल्दी से सिर हिलाकर बोला। मैं यह कहना चाहता था कि मुझे हर रोज जाना पड़ता है और सुबह आना पड़ता है। मेरा परिवार तो है नहीं जिसके संग हम रात भर बतियाते। जाकर सोना ही तो होता है, तो फिर क्यों ना हम रात को यहीं सो जाया करें, वहां नौकरों के कमरे में। इससे हमें आसानी होगी, झोपड़ी का किराया भी बच जाया करेगा और कभी बेवक्त मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर रहूंगा। अजीत मलिक के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। बहुत मेहरबानी होगी साहब, अगर इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मालिक से बात करनी होगी। आप तो मालिक से बात मनवा सकते हैं, मेरा यह काम। ठीक है, बात करूंगा, कहने के साथ ही अजीत मलिक आगे बढ़ गया। देवराज चौहान वापस अपनी जगह पर जा बैठा, लापरवाह सा, परंतु उसकी निगाह उन गनमैनों पर भी जा रही थी जो बंगले के पिछवाड़े सतर्कता से पहरा दे रहे थे। मीर सिंह चावला के हाथ की उंगलियों में सुलगती सिगरेट फंसी थी, जिसमें से वह रह रहकर कश ले रहा था। कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी निगाह टीवी स्क्रीन पर थी, जहां देवराज चौहान लंच के पश्चात सफाई में लग चुका था और स्क्रीन पर स्पष्ट नजर आ रहा था। वीडियो कैमरों का कंट्रोल मीर सिंह के पास भी था कि जब वह चाहे बंगले के जर्रे जर्रे को देख सकता था, हर किसी की हरकत को देख सकता था, और अब देवराज चौहान पर उसकी निगाह थी। मीर सिंह चावला और देवराज चौहान के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी था। सर, तभी दरवाजे की तरफ से अजीत मलिक का स्वर उभरा। आ जाओ, कहने के साथ ही मीर सिंह ने आदत के मुताबिक सिर भी हिलाया। अजीत मलिक बेडरूम में प्रवेश कर आया। मीर सिंह की निगाह टीवी स्क्रीन पर ही थी, जहां देवराज चौहान नजर आ रहा था। सर, पास आकर मलिक ठिठकते हुए सावधानी भरे स्वर में बोला। देवराज चौहान चाहता है कि उसे यहाँ रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर मिल जाए। मीर सिंह चावला ने मुस्कुराकर अजीत मलिक को देखा। तो अब पैर फैलाना चाहता है देवराज चौहान? क्या मतलब सर? दिन में सबकी नजर उस पर रहती है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात से भी यकीनन वह वाकिफ होगा कि यहाँ 24 घंटे वीडियो कैमरे चलते रहते हैं और दिन में आसानी से उस पर निगाह रखी जा सकती है। अगर उसका रातों को भी यहाँ रहने का इंतजाम हो गया तब वह तसल्ली से कुछ कर सकेगा। रात को? हाँ, लेकिन रात को आप बेडरूम में होते हैं और तिजोरी भी यही है। ऐसे में वह भीतर कैसे आ सकेगा? क्या वह नहीं जानता कि जरा सा खटका आपकी नींद तोड़ सकता है और उसे खत्म किया जा सकता है? सब कुछ जानता है वह। मीर सिंह चावला मुस्कुरा रहा था। इस पर भी वह ऐसी हिम्मत करेगा? अजीत मलिक की आवाज में असमंजस के भाव थे। हाँ, देवराज चौहान कुछ भी कर सकता है। उसके पास हर तरह का खतरा उठाने का हौसला है और अपने हौसले से बढ़कर सबसे बड़ा काम तो वह कर ही चुका है। मीर सिंह हंसा। कौन सा बड़ा काम? सुरेंद्र पाल के रूप में यहाँ आकर, मीर सिंह की मान में आकर। मीर सिंह चावला की आवाज में कड़वे भाव आ गए। वरना आम इंसान तो शेर की मान के आसपास भी आने का हौसला नहीं करता। अजीत मलिक मीर सिंह के चेहरे पर छाया खतरनाक भावों को देखता रहा। मलिक, मीर सिंह ने दांत भींचकर कहा, देवराज चौहान को सर्वेंट क्वार्टर दे दो। जी, अजीत मलिक ने सिर हिलाया। लेकिन सर, आप जानते हैं कि वह यहाँ पर 1 रुपए की डकैती करने आया है, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे में उसे पांव फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अभी इसी वक्त उसे। मलिक, मीर सिंह ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, मैं शिकार नहीं कर रहा, खेल खेल रहा हूं। और खेल में सहन शक्ति की जरूरत होती है यह देखने के लिए कि सामने वाला कौन सी चाल चलता है, और जब वह चाल चले तो उससे बढ़िया चाल चलकर उसे दिखाओ।
खेल में कभी घबराते नहीं, जल्दी में गलत फैसले नहीं करते कि सामने वाला जीत जाए या फिर खेल शुरू होने से पहले ही बाजी खत्म हो जाए। मौत के शतरंजी खेल में तो बहुत समझदारी से चलना पड़ता है, खास तौर से तब जबकि सामने देवराज चौहान जैसा इंसान डटा हो। अजीत मलिक के चेहरे पर असहमति के भाव थे। सर, मैं तो इतना समझता हूँ, अगर सामने खतरा हो तो उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। सामने वाले को अगर मौका देता रहे तो वह कामयाब भी तो हो सकता है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हमारे द्वारा दी गई ढील की वजह से वो अपने पांव जमा ले और हम कुछ भी ना कर सके। मीर सिंह के होठों से मौत की सर्द हंसी निकली। मलिक हंसी रोकते हुए, मीर सिंह लापरवाही से क्या उठा? देवराज चौहान को डकैती मास्टर के नाम से जाना जाता है और सुनने में आया है कि देवराज चौहान शायद किसी भी डकैती में असफल नहीं हुआ, जो कि अपने आप में बहुत उपलब्धि की बात है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि वह मेरे ही घर में 1 रुपए की डकैती करने आ पहुंचा है। ऐसे में मैं देखना चाहता हूं कि उसके डकैती करने के अंदाज में ऐसी क्या खासियत है कि वह सफल होता ही होता है, और मेरे यहाँ भी होता है या नहीं। अजीत मलिक के चेहरे पर असहमति के भाव थे। उस पर थोड़ी बहुत नजर रखो, वैसे कंट्रोल रूम से तो यदा कदा उसे देख ही लिया जाता होगा। मैं खुद भी फुर्सत में उसे देख लेता हूँ, वह जो करता है उसे करने दो। कोई गड़बड़ करता भी नजर आए तो नजरअंदाज कर दो। देखो वह क्या करता है, कैसे करता है। जी, जाओ उसे सर्वेंट क्वार्टर दे दो। मीर सिंह की निगाह पुनः टीवी स्क्रीन पर जा टिकी। देवराज चौहान को कुछ करने का मौका दो, आखिर कब तक झाड़ू सफाई करता रहेगा? कहने के पश्चात मीर सिंह हंसा। अजीत मलिक ने सिर हिलाया और इजाजत लेकर बाहर निकल गया। बनवारी लाल बंगले के बगीचे में माली का काम करता था। बरसों से वह इसी काम में था। बंगले का सारा बगीचा उसने ही अपने हाथों से लगाया था, जो कि आज बेहद खूबसूरत दिखता था। लॉन की मखमली घास और पेड़ों को इस तरह सजा रखा था कि देखते ही बनता था। बनवारी लाल को रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर मिला हुआ था। जब वह यहाँ आया था तो साथ उसकी बेटी धन्नो थी, जो कि सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन इस वक्त 22 साल की बेहद खूबसूरत युवती थी। उसे देखकर कहा नहीं जा सकता था कि बनवारी उसका बाप होगा। धन्नो की माँ तो तब ही गुजर गई थी जब वह 5 साल की थी। धन्नो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। धीरे धीरे सब सीख लिया था उसने, और अब वह बंगले के किचन की इंचार्ज थी। सबका खाना वही बनाती थी, नौकरों से लेकर मालिक तक का। वहां पर पहरा देने वाले गनमैनों का करीब 25 लोगों का खाना, और इस काम में उसका हाथ बटाते थे लक्ष्मण, मुरली और कन्हैया नाम के नौकर। बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में मोहनलाल नाम का 30 वर्षीय युवक रहता था, जो कि मीर सिंह चावला का ड्राइवर था। देखने में ठीक ठाक था और धनों पर नजर रखता था। दोनों में कभी कभार प्यार भरी आंख मिचौली चल जाती थी, परंतु धन्नो कम और मोहनलाल उसके पीछे ज्यादा रहता था। धन्नो के पिता बनवारी को मोहनलाल अक्सर पटाने की चेष्टा में रहता था कि धन्नो का हाथ वह उसके हाथ में दे दे, उनकी दूरी रिश्तेदारी में बदल जाए। परंतु बनवारी भी खेला खाया था और मोहनलाल को अक्सर ढेर सारी तसल्लियां देकर अपने पास से खिसका देता। यह त्रिकोण मोहनलाल, धन्नो और बनवारी, इन तीनों के बीच ही था। चौथे को तो हवा भी नहीं थी कि ड्राइवर मोहनलाल कैसी खिचड़ी तैयार करने की चेष्टा में लगा हुआ है। शाम को 4 बजे के करीब देवराज चौहान को अजीत मलिक नजर आया। तब देवराज चौहान डाइनिंग टेबल की कुर्सियां झाड़ने, साफ करने में व्यस्त था। बाबूजी। देवराज चौहान जल्दी से मलिक की तरफ बढ़ा। अजीत मलिक ठिठका। देवराज चौहान उसके करीब आया, हाथ जोड़कर कुछ कहने ही वाला था कि मलिक कह उठा, मालिक से मैंने बात कर ली है, आज से तुम सर्वेंट क्वार्टर में रह सकते हो। मेहरबानी बाबूजी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं धन्नो तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखा देगी, मलिक ने शांत स्वर में कहा। रात को दंगा करने की आदत तो नहीं है? दंगा? 2 घूंट भरकर शोर मचाने की आदत? कैसी बातें करते हैं बाबूजी, हम तो पीते भी नहीं। देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। कहने के साथ ही मलिक आगे बढ़ गया। देवराज चौहान अपने काम में लग गया। वह ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहा था कि इधर उधर छिपे वीडियो कैमरे उसकी असलियत उजागर कर दे। बिल्कुल नौकरों की तरह के रंग ढंग अपना रखे थे उसने। अपने काम में मस्त व्यस्त, इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं। करीब आधे घंटे के बाद धन्नो उसके पास पहुंची। खूबसूरती का ढेर धन्नो। कोई कह ही नहीं सकता था कि वह नौकरानी है, खाना बनाने वाली है। मरना पसंद करेगा लेकिन उसे नौकरानी कहना नहीं। 5.5 फीट की लंबाई, गदराया बदन, चुलबुली आंखें, गहरा रंग। इस समय बदन पर गुलाबी रंग की कमीज सलवार पहन रखी थी, कंधों तक कटे बाल।
देवराज चौहान ने उसे देखा। धन्नो पूरे दमखम के साथ मुस्कुराई। क्या हाल है रे? धन्नो ने जान लेने वाले अंदाज में कहा। दो पल के लिए तो देवराज चौहान कुछ समझ नहीं सका। मेरा नाम धन्नो है, धन्नो। जानता नहीं मुझे? जानता हूं, एक दो बार पहले भी देखा है। देखा है तो सुन ले। धन्नो मर जाए तो तुम सब धन्नो के पीछे पीछे भूखे मर जाओगे। हाँ, मैं ही बनाती हूँ सबका खाना। एक दिन भी बीमार पड़ गई तो लक्ष्मण का बनाया खाना खाने का मन नहीं करेगा। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अब समझ गया क्या? यही कि तू धन्नो है? हाँ। धन्नो गले में पड़ी चुन्नी हाथ से पकड़कर हवा में लहराते हुए बोली। और वो जो माली का काम करता है ना, बनवारी, बनवारी लाल, मेरा बाप है वो। बाप? बाप का मतलब नहीं जानता रे? जानता हूँ, देवराज चौहान ने शांत अंदाज में कहा। मेरे बारे में सब कुछ जान गया ना? हाँ। ठीक है, अपने बारे में बोल। क्या नाम है तेरा? सुरेंद्र पाल। किसकी सिफारिश में तू यहाँ नौकर लगा? सिफारिश? हाँ, तेरे को किसने यहाँ लगाया? चमन लाल ने। मैं उसकी बहन का लड़का हूँ। तो तेरे को लगाकर वो खुद चला गया? हाँ, उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी इसलिए। छोड़ उसे, अपनी बात कर। धन्नो ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। तू तो बड़ा गबरू जवान है। मैं तो कब से तेरे जैसा ढूंढ रही थी। 3 दिन से तुझे देख रही थी, लेकिन मैं भी क्या करती। दिन भर तो काम करती रहती और शाम को मुझे फुर्सत मिलती तो तू चला जाता था। लेकिन अब ठीक है। क्या ठीक है? तेरे को रहने को क्वार्टर मिल गया रे। अजीत साहब मेरे को बोला तेरे को कोई क्वार्टर दे दूं। कहते हुए धन्नो ने आंख दबा दी। तेरे को अपने बगल वाला क्वार्टर दूंगी, खाली पड़ा है, आने जाने में परेशानी नहीं होगी, चलेगा ना? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तेरी शादी हो गई है? नहीं। झूठ तो नहीं बोलता, सच कहता हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की। फिर ठीक है। मेरा बाबू बहुत परेशान था मेरी शादी के लिए, उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा था। अब तो लड़का बगल वाले क्वार्टर में आ गया रे। कहते हुए धन्नो ने एक आंख दबाई। देवराज चौहान फंसे भाव में धन्नो को देखता रह गया। चल, तेरे को क्वार्टर दिखा दूं, लेकिन काम। चल रे, काम होता रहेगा। कहने के साथ ही धन्नो ने देवराज चौहान की बाह पकड़ी और उसे वहां से लेती चली गई। बंगले के पिछवाड़े नौकरों के रहने के लिए 16 क्वार्टर बने हुए थे। एक ही लाइन में 8 कमरे और बाकी के 8 ठीक उनके ऊपर। ऊपर वाले क्वार्टर में जाने के लिए सीढ़ियां बाहर से ही निकलती थी। धन्नो देवराज चौहान को जिस क्वार्टर में ले आई थी वह एक कमरे का था। अटैच्ड बाथ टॉयलेट था। एक तरफ बेड लगा था और कमरे के बीच एक कुर्सी पड़ी थी। एक आदमी के रहने के लिए वह कमरा काफी था। कैसा लगा रे? धन्नो ने शोक स्वर में कहा। अच्छा है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। और मैं कैसी लगती हूँ? धन्नो ने चुन्नी हाथ में पकड़कर उसे लहराते हुए कहा। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मैं। धन्नो ने शोक स्वर में कहा। कैसी लगती हूँ? अच्छी हो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बस? धन्नो ने देवराज चौहान को घूर कर देखा। सिर्फ अच्छी? हाँ, अच्छी लगती हो, देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। बुद्धू हो, कभी किसी लड़की के पास नहीं बैठे? धन्नो ने मुंह बनाकर कहा। लड़की के पास? हाँ, बैठा हूं। किसके? गांव में चमेली है ना, दूध वाले की बेटी। बहुत शैतान है। उसके साथ खेतों में बेर तोड़ने जाते थे, तब खेतों के बीच घंटों बैठे रहते थे। कई बार तो वह मेरी गोद में ही सो जाती थी। उसे उठाकर गांव में लाना पड़ता था। छोटी थी ना, इसलिए उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। बहुत प्यारी लड़की थी। धन्नो के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। कितनी उम्र थी उसकी? 5 नहीं 6 बरस की है, देवराज चौहान ने मासूमियत भरे स्वर में कहा। धन्नो के चेहरे पर ऐसे भाव आए कि अभी डंडा उठाकर देवराज चौहान के सिर पर मार देगी। मैं बच्ची की नहीं, लड़की की बात कर रही हूँ, जिसकी उम्र 15 से ऊपर हो। हाँ हाँ, उसके साथ भी बैठा था। पिछले बरस की तो बात है, गांव में मेला लगा था। फूलवती मुझे बता रही थी कि वह 16 बरस की हो गई है। उस दिन एक ही सीट पर बैठकर हम दोनों ने झूला खेला था। धन्नो के चेहरे पर ढेर सारी झंझलाहट के भाव उभरे। अक्ल नाम की भी कोई चीज है तुझ में? धन्नो पांव पटकने वाले अंदाज में बोली। ऊपर वाले ने तुझे इतनी बढ़िया कद काठी सूरत दी है, अक्ल होती तो क्या सफाई का ही काम करता। अब मुझसे कोई गलती हो गई, देवराज चौहान ने घबराए हुए स्वर में कहा। धन्नो तेरे सामने खड़ी है, मेरी खूबसूरती में तूने एक शब्द भी नहीं कहा और पूछता है मेरे से कोई गलती हुई? इतनी बड़ी गलती कर चुका है। खैर, फिक्र नहीं कर, धन्नो तेरे को सब समझा देगी। तेरे को एकदम फिट करके एक्सपर्ट कर देगी। धन्नो नाम है मेरा। बड़ी बड़ी रुकी गाड़ियों को रफ्तार के साथ दौड़ाना मुझे मालूम है, बेशक गाड़ियों में पेट्रोल हो या ना हो। तेरे में तो पेट्रोल ही पेट्रोल है, और पेट्रोल तो तभी इस्तेमाल होगा जब तुझे गियर डालनी आ जाए। फिक्र नहीं कर,
धन्नो इंजन गर्म करके ऐसी गियर डालेगी कि तेरी गाड़ी भी दौड़ने लगेगी। देवराज चौहान ने मूर्खों की तरह सिर हिला दिया। अभी तुझे गियर डालनी नहीं आती, इसलिए बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देती हूँ। धन्नो तेरे बाजू वाले क्वार्टर में रहती है। बापू तो रोज पी पाकर सो जाता है, लेकिन मुझे देर से नींद आती है। जवान हूं ना, जवानी में तो चूर होने के बाद ही नींद आती है। देवराज चौहान धन्नो को देखता रहा। देखता क्या है, अब धन्नो जा रही है, शाम हो चुकी है, रात का खाना तैयार करना है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है धन्नो को। रात को बातें करेंगे, आज तेरे को स्पेशल खाना खिलाऊंगी। स्पेशल? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मालिक वाला स्पेशल। किसको क्या देना है यह धन्नो की मर्जी, मालिक भी नहीं बोल सकते। धन्नो कोई ऐसी वैसी नहीं है, पूरी चलती है धन्नो की। क्वार्टर में ही रहना तुम। मैं मुझे सामान लेने जाना है। सामान? हाँ, मेरे कपड़े तो कहीं और पड़े हैं, वह तो देख। धन्नो ने आदेश भरे लहजे में कहा। धन्नो की बात तू कान खोलकर सुन ले, कहीं भी जा, लेकिन खाना खाकर नहीं आना। खाना तेरे को धन्नो खिलाएगी, समझा रे? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। कब तक आएगा? देवराज चौहान ने बीड़ी सुलगाई और कष्ट लेकर बोला। 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे बाद तू धन्नो को इसी क्वार्टर में मिलना। मिलना जरूर। अगर नहीं मिला तो धन्नो को गुस्सा आ गया तो तेरे खाने में नमक मिर्च उड़ेल देगी, समझा रे? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तू धन्नो के सामने बीड़ी मत पिया कर, मैं तेरे को विदेशी सिगरेट पिलाऊंगी। विदेशी? तू धन्नो को क्या समझता है? धन्नो की पहुंच बहुत दूर दूर तक है। अब तू 2 घंटों के बाद धन्नो को यहीं मिलना। चलती हूँ, कहने के साथ ही धन्नो पलटकर बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान ने गहरी लंबी सांस ली, जैसे गले से फांसी का फंदा हट गया हो। हाथ मुंह धोकर देवराज चौहान क्वार्टर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि 30 वर्षीय मोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान की निगाह उस पर जा टिकी। जानता है मेरे को? मोहनलाल शान से कमीज के कॉलर खड़े करता हुआ बोला। नहीं। देवराज चौहान का स्वर शांत और चेहरा भावहीन था। मुझे मोहनलाल कहते हैं, मीर सिंह जी का ड्राइवर हूं। ठीक बंदा नहीं हूं मैं। इसी से हिसाब लगा लो कि 10 दिन में 1 दिन के लिए घर जाता हूं तो गली मोहल्ले के बच्चे और बड़े कहते हैं, मोहन दादा आ गया। मैं बहुत खराब बंदा हूं, मोहनलाल ने दादाई अंदाज में कहा। देवराज चौहान का चेहरा शांत ही रहा। मुझसे क्या गलती हो गई मोहन दादा? देवराज चौहान ने झुके स्वर में पूछा। गलती हुई नहीं तो हो सकती है, मोहनलाल ने पूर्ववत स्वर में कहा। धन्नो तेरे साथ इतनी देर तक कमरे में क्या कर रही थी? घड़ी के हिसाब से पूरे 15 मिनट तक। कुछ नहीं, वह तो। खबरदार, झूठ मत बोलना। 15 मिनट तक धन्नो तेरे साथ कमरे में रही और तू कहता है कुछ नहीं कर रही थी, जबकि 15 मिनट में तो सारे 3 डब्बे बच जाते हैं। बोल, क्या कर रही थी? मोहनलाल ने अपने स्वर में क्रोध भरकर पहले वाले दादाई अंदाज में कहा। मोहन दादा, देवराज चौहान ने अपनी आवाज में नरमी भरकर कहा। वह मुझे बता रही थी कि यह बेड है और यह कुर्सी उधर बाथरूम है और बस बस। मोहनलाल मुंह बनाकर क्या उठा। यह तू नहीं देख सकता था? देख तो सकता था, अब वह दिखाने लगी तो मैं क्या करता? देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। ठीक है ठीक है, धन्नो ने और कुछ तो नहीं दिखाया? मोहनलाल ने स्वर में सख्ती भर ली। और क्या? और कुछ? हाँ, दिखाया था। देवराज चौहान की आवाज में सीधे साधे नौकरों की तरह भोलापन भरा हुआ था। दिखाया था? मोहनलाल क्षण भर के लिए अचकचा उठा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। क्या? बोल, क्या दिखाया था? जल्दी बता। हाथ। हाथ? मोहनलाल ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। हाथ में क्या था? खाली था। तो फिर हाथ क्यों दिखाया? मोहनलाल खींच उठा। कह रही थी मेरे हाथ की रेखाओं में तुम जैसा सजीला नौजवान ही लिखा है। क्या? मोहनलाल चीख सा उठा। ऐसा कहा उसने? मैं देख लूंगा उसे, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो। धन्नो की तरफ आंख उठाकर भी देखना मत। वह मेरी है, उसकी मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है। उसके बाप को पटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आधा पट भी चुका है, बाकी का आधा भी पट जाएगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम धन्नो और मेरे बीच मत आना, वरना मोहन दादा का कहर तुम पर टूट पड़ेगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा मोहन दादा, देवराज चौहान ने भोले स्वर में कहा। मोहन दादा को देखकर तो बड़े बड़े पीछे हट जाते, फिर तुम और क्या पिद्दी का शोरबा। कहने के साथ ही मोहनलाल पलटा और बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और
कपड़े बदलने लगा। मीर सिंह के नौकरों वाले नीले कपड़े उतारे और सादी कमीज पैंट पहनकर बाहर निकल गया। शाम के 6 बज रहे थे। जाते जाते गेट पर खड़े गनमैन को बताता गया था कि वह झोपड़ी से अपने कपड़े सामान लेने जा रहा है। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाली, फिर जगमोहन को देखा। सोहनलाल को ढूंढा? हाँ, 3 दिन से उसे ही ढूंढ रहा हूं। 1-2 जगह उसके आने की खबर मिली है कि वह नशे की गोली लेने आता है। बहुत जल्दी उसे मैं पकड़ लूंगा, जगमोहन ने कहा। मेरे को जो औजार चाहिए तिजोरी खोलने के लिए वह तुम्हें बता चुका हूं। 2-3 दिन तक मेरा रिश्तेदार बनकर मीर सिंह के यहाँ आ जाना और औजार दे जाना। जगमोहन ने होले से सिर हिलाया। मीर सिंह के यहाँ की क्या पोजीशन है? ठीक है। तिजोरी मिली? अभी नहीं। सच पूछो तो तिजोरी को तलाश करने का मुझे मुनासिब वक्त ही नहीं मिल पाया। अब दिन रात वहां रहूंगा तो तिजोरी भी तलाश कर लूंगा, जो कि यकीनन मीर सिंह के बेडरूम में कहीं छिपी पड़ी है। मीर सिंह के यहाँ खतरे की तलवार हर समय सिर पर रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं सावधान हूं। जगमोहन के चेहरे पर व्याकुलता जमी रही। मुझे अभी वापस पहुंचना है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा और उठ खड़ा हुआ। अपना ध्यान रखना, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान शांत अंदाज में मुस्कुराया। देवराज चौहान जब मीर सिंह के बंगले पर पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। बगल में लोहे का संदूक दबा रखा था जिसका कुंडा गायब था। सबसे पहले उसे मेन गेट पर रोका गया। वहां 4 गनमैन मौजूद थे। सुरेंद्र पाल नाम है तुम्हारा? एक गनमैन ने पूछा। जी माई बाप। देवराज चौहान संदूक को बाहों में दबाए घबराए से स्वर में कह उठा। चमन लाल का रिश्तेदार है। नया लगा है, दूसरे गनमैन ने कहा। पहले वाले ने सिर से पांव तक देवराज चौहान को देखा। बाकी 2 गनमैन अपनी जगह पर इनकी तरफ से लापरवाह खड़े थे। क्या काम करता है? गनमैन की आवाज जरा हल्की हुई। सफाई का काम करता हूं हुजूर। संदूकची में क्या है? कपड़े हैं माई बाप। मैं। खोल कर दिखा। देवराज चौहान ने फौरन संदूक नीचे रखा और उसे खोला। मेन गेट पर लाइट थी। इस पर भी गनमैन ने टॉर्च निकालकर संदूक के भीतर रोशनी फेंकी। देवराज चौहान ने एक एक कपड़ा निकालकर खाली संदूक सामने कर दिया। बंद कर, गनमैन टॉर्च बंद करके कमर में अटकाता हुआ बोला। देवराज चौहान कपड़े भीतर डालकर संदूक बंद करके बगल में दबाते हुए उठा। कोई हथियार है पास में? राम राम, कैसी बातें करते हैं माई बाप। देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। इसकी तलाशी लो, टॉर्च वाले ने दूसरे गनमैन से कहा। देवराज चौहान ने संदूक नीचे रख दिया और अपनी तलाशी दी। ना तो कुछ था और ना ही कुछ हासिल हुआ। जा, टॉर्च वाले ने कहा और बड़े गेट में लगा छोटा गेट खोल दिया। संदूक को बगल में दबाए देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। दाएं बाएं लॉन और रास्ते के आसपास पेड़ों की कतारें थी। कहीं कहीं लाइट ऑन थी। इधर उधर गनमैन घूमते नजर आ रहे थे। उनकी गिनती करना तो कठिन था, फिर भी 15 तो होंगे ही। देवराज चौहान बंगले के पिछवाड़े जाने वाले रास्ते पर बढ़ता रहा कि सामने से आते अजीत मलिक को देखकर ठिठक गया। नमस्कार बाबूजी, देवराज चौहान ने खुशी भरे लहजे में कहा। नमस्कार नमस्कार। क्वार्टर मिल गया ना? जी हाँ, धन्नो ने दिखा दिया था। ठीक है, जाकर आराम करो। तुम चमनलाल के रिश्तेदार हो, इसलिए तुम्हें क्वार्टर दे दिया गया, नहीं तो हम नए नौकरों को क्वार्टर नहीं देते। कहते हुए मलिक ने संदूक की तरफ इशारा किया। इसमें क्या है? कपड़े हैं बाबूजी। गेट पर गनमैनों ने संदूक को चेक किया। जी किया, मेरी तलाशी भी ली। ठीक है, जाओ। किसी चीज की जरूरत हो तो धन्नो से कह देना। देवराज चौहान ने दाएं बाएं सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। अजीत मलिक आगे बढ़ गया। जो कमीज पैंट पहन रखी थी उन्हीं को पहनकर देवराज चौहान बेड पर लेटा हुआ था। यहाँ वह सफाई करने वाला मामूली सा नौकर था और नौकर कभी भी नाइट सूट या कुर्ता पायजामा नहीं पहना करते। अधिकतर कच्छा पहनकर ही सोने के आदी होते हैं। 10 बजने को जा रहे थे, तभी दरवाजे पर आहट हुई और धन्नो ने भीतर प्रवेश किया। आ गया रे? धन्नो मुंह फुलाकर बोली। 2 घंटे को कहकर गया था और लौटा 4 के बाद। मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूं। देवराज चौहान चारपाई पर बैठता हुआ बोला। झूठ मत बोल, भूख लगी है क्या? धन्नो अपने पेट पर हाथ मारकर बोली। हाँ, तो मुंह से फूटता क्यों नहीं? धन्नो को बोल। कहते हुए धन्नो का अंदाज बदला और आगे बढ़कर देवराज चौहान के कंधों पर दोनों हाथ रख दिए। सुरेंद्र पाल, मेरे सब कुछ। मैं तेरे को इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया करूंगी कि 4 दिन में ही तेरा चेहरा लाल हो जाएगा।
तेरी छाती और चौड़ी हो जाएगी, लंबाई और लंबी हो जाएगी, और खैर छोड़, बाकी बातें बाद में। मैं तेरे लिए स्पेशल खाना लाती हूँ। कहने के साथ ही धन्नो पलटकर बाहर निकल गई। देवराज चौहान सक पकाया सा बैठा रहा। हालात ऐसे थे कि सब कुछ उसे बर्दाश्त करना था, लेकिन धन्नो का चुलबुलापन डकैती के दौरान उसके लिए कभी भी मुसीबत खड़ी कर सकता था। मौके बेमौके पर आकर वह कभी भी काम के दौरान उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। देवराज चौहान ने बीड़ी सुलगाई और कष्ट लेने लगा। 10 मिनट में ही धन्नो खाना ले आई। उसके भीतर आते ही खाने की खुशबू वहां फैल गई। धन्नो जानलेवा अदा के साथ मुस्कुराई। मेरे पाल, तेरे लिए मैं इतना बढ़िया खाना लाई हूं कि तूने कभी नहीं खाया होगा। धन्नो खाने का थाल फर्श पर रखती हुई बोली, चल बैठ नीचे, मैं अभी आई। कहने के साथ ही धन्नो पलटकर बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और चारपाई से उठकर बाथरूम से हाथ वगैरह धोकर कमरे में आकर बैठने लगा कि तभी धन्नो ने भीतर प्रवेश किया। अरे, अभी तक तू बैठा नहीं? बैठ रहा हूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ऐसे कैसे बैठेगा? इतनी टाइट पतलून पहनी हुई है, उतार दे इसे। क्या? देवराज चौहान के होठों से निकला। उतारना, बैठने में आसानी होगी। धन्नो मुंह बनाकर क्या उठी। लेकिन तुम्हारे सामने। एक बात सुन ले रे, धन्नो हाथ की उंगली हिलाकर बोली। धन्नो के सामने शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगर नीचे कुछ नहीं डाला तो तब भी तुझे पतलून तो उतारनी पड़ेगी। चल उतार। 1 मिनट के भीतर तूने पतलून नहीं उतारी तो मैं खुद उतार दूंगी, सोच ले। देवराज चौहान ने मन ही मन जगमोहन को याद किया कि इन हालात से वह अच्छी तरह निपट सकता था, क्योंकि वह भी चुलबुलेपन पर उतर आता था। लेकिन यह हालात ऐसे थे कि ना तो वह इनकार कर सकता था और ना ही हाँ कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि डकैती से पहले ही ऐसी कोई बात हो जाए कि आगे तक बढ़ने में अड़चन आए। इस समय उसे सबको खुश करते हुए आगे बढ़ना था। देवराज चौहान ने पेंट उतार दी। नीचे अंडरवेयर था। वाह रे, तू तो अंग्रेजों वाला कच्छा पहनता है। धन्नो खुश होकर मुस्कुराई। और कितनी मोटी मोटी है तेरी टांगे, सेहतमंद बैल की तरह। गांव में खालिस घी पीता होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। बैठ रे, क्या मुस्कुराता है। देवराज चौहान खाने के थाल के आगे बैठ गया। धन्नो भी नीचे बैठी और हाथ में पकड़ा डिब्बा नीचे रखती हुई बोली, यह ले, अमूल का देसी घी है, बिल्कुल नया डिब्बा है। धन्नो तेरे वास्ते लाई है, पूरे 5 ऊपर 100 का आता है। यहीं रख ले इसे, जब भी खाना खाए 10-12 चम्मच डाल लिया कर। खत्म हो जाएगा तो और ला दूंगी। धन्नो का दिल बहुत बड़ा है। तेरा भी बड़ा है कि छोटा सा है? क्या? धन्नो तेरे दिल के बारे में पूछ रही है पागल, किसी और चीज के बारे में नहीं। धन्नो ने आंखें नचाई। हाँ, बहुत बड़ा है। देवराज चौहान धन्नो की बातों का जवाब देने को मजबूर था। क्या? मैं तुम्हें दिल के बारे में बता रहा हूं और किसी चीज के बारे में नहीं। देवराज चौहान ने धन्नो के ही शब्द दोहरा दिए, परंतु चेहरा शांत स्थिर था। ठीक है ठीक है, देखूंगी कितना बड़ा है। कहते हुए धन्नो ने अमूल घी का डब्बा खोला और चम्मच से सब्जी में ढेर सारा घी डाल दिया। ले, सेहत बना और मजे ले, डिब्बा छिपा कर रख लेना। कहने के साथ ही धन्नो ने बड़े प्यार से देवराज चौहान के गाल पर हाथ फेरा, जैसे अपना ही माल हो। देवराज चौहान ने पीछे होने की चेष्टा की। धन्नो खिलखिलाती हुई खड़ी हो गई। शर्माता है? फिक्र मत कर, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में सब शर्माते हैं। मैं चलती हूँ, 1-2 और काम है, निपटा लूं जरा। बर्तन यहीं रहने देना, सुबह कन्हैया ले जाएगा। जल्दी आऊंगी रे, सो मत जाना। शोक स्वर में कहने के साथ ही धन्नो पलटी और बाहर निकल गई। धन्नो का आशिक मोहनलाल क्वार्टर के बाहर खड़ा भीतर होने वाली सारी बातें सुन रहा था। उसके दिल पर तो मानो सांप लौट रहे थे। जब धन्नो देवराज चौहान के क्वार्टर से निकलकर बंगले की तरफ गई तो वह कुछ कदम दूर अंधेरे में जा छिपा था। जब धन्नो बंगले में चली गई तो मोहनलाल अपनी जगह से निकला। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने एक बार देवराज चौहान के क्वार्टर के खुले दरवाजे की तरफ देखा, फिर खुद पर काबू पाते हुए बगल के बनवारी वाले क्वार्टर में जा घुसा, जहां धन्नो का पिता बनवारी गिलास में दारू, वो भी देशी, भर कर पीने में व्यस्त था, मस्त था। बनवारी, मोहनलाल का स्वर उखड़ा हुआ था। बनवारी ने घूंट भरते हुए मोहनलाल को देखा। आप प्यारे मोहन, गिलास उठा ले, दोनों बैठकर। मैं तेरे पास देसी दारू पीने नहीं आया, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा है, अंग्रेजी पीता हूं, मोहनलाल ने उखड़े स्वर में कहा।
वही अंग्रेजी जो तू मुझे पिला चुका है? हाँ, कई बार पिलाई है। बनवारी लाल ने नशे से भरी आंखों से उसे देखा। क्या बात है मोहन प्यारे, आज तेरा सुर टेढ़ा है। एक चीज को छोड़कर मेरा सब कुछ टेढ़ा है। मोहनलाल आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। तेरा मतलब? बनवारी घूट भरता हुआ बोला। तेरी एक चीज सीधी है। हाँ, क्या? खोपड़ी, दिमाग। मोहनलाल ने उखड़े स्वर में कहा, जानता है तेरी बेटी ने आज क्या किया? धन्नो ने? बनवारी लाल मुस्कुराया। क्या किया धन्नो ने? वह जो नया आया है ना, चमन लाल की बहन का लड़का। क्या घटिया सा नाम है। हाँ, सुरेंद्र पाल। उस साले के पीछे धन्नो भागी फिर रही है। मोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। अच्छा? बनवारी लाल ने आंखें फाड़ी। हाँ। मोहनलाल की आवाज कुछ धीमी हो गई। उसे खाने को बढ़िया बढ़िया चीजें दी। बढ़िया बढ़िया? अच्छा। बनवारी लाल ने आंखें फाड़कर मोहनलाल को देखा। हाँ बनवारी, मोहनलाल पूर्ववत लहजे में बोला। धन्नो से मत कहना, मैं छिप कर सब देख रहा था। खाने के साथ अमूल देसी घी का नया डिब्बा। बोली रख ले, खत्म हो जाएगा तो और दे दूंगी। बहुत सेवा कर रही है उसकी, पूछो मत। धन्नो ने उसके गाल को भी छुआ। बनवारी लाल ने जल्दी से थाम रखा गिलास खाली कर दिया। अमूल घी का डब्बा दिया उसे। बनवारी मुंह बनाकर बोला। मुझे तो सूखी रोटी देती है, आने दे धन्नो को। आज उसकी अक्ल सीधी ना कर दी तो मेरा नाम बनवारी नहीं, मैं उसकी सारी हवा निकाल दूंगा। उसे मारना मत बनवारी, बच्ची है, समझ जाएगी। ठीक है, तू कहता है तो डांट लगा दूंगा। और समझा देना उसे कि चमन लाल की बहन के लड़के से अमूल घी का डब्बा लेकर मोहन को दे दे। मोहनलाल ने चिकने चुपड़े स्वर में कहा। कहना मोहन का ध्यान रखा कर। चिंता मत कर, सीधा कर दूंगा आज धन्नो को। सुन मोहन बेटे, बनवारी लाल एकाएक बात बदलता हुआ बोला। तेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हैं? कुछ? हाँ कुछ। कुछ ही है। मोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। 1-2 दिन में पगार मिलेगी। जब पगार मिलेगी तो तब दे देना, अभी मैं कुछ से ही काम चला लूंगा। ला दे। बनवारी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, तो पगार मिलने पर। रहने दे, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। बनवारी ने देसी का नया गिलास भर लिया। मैं तो धन्नो के लिए मांग रहा था। 2 दिन से धन्नो कह रही थी कि मेरा नया सूट सिलवाना है। नए सूट में मुझे मोहन देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। मैं धन्नो ऐसा कह रही थी? मोहनलाल की आंखें चमक उठी। हाँ। बनवारी ने एक ही सांस में आधा गिलास खाली कर दिया। तो पहले क्यों नहीं कहा? कहने के साथ ही मोहनलाल ने जेब में हाथ डाला और 100 के कुछ नोट निकालकर बनवारी को थमा दिए। ले, बढ़िया सा सूट सिलवा कर दे देना धन्नो को। बनवारी ने नोटों को देखने के पश्चात मोहनलाल को देखा। कितने हैं? जितने भी है इसमें से बढ़िया सूट बन जाएगा। फिर ठीक है। बनवारी ने सिलेरा कर नोटों को जेब के हवाले किया। तेरे को पगार कब मिलेगी? अब पगार का तूने क्या करना है? यह तो सूट के पैसे हुए, दुपट्टा भी तो लेना है। पगार में से दुपट्टे के पैसे भी दे देना, भूलना मत। हाँ हाँ, दे दूंगा। मोहनलाल चिकने चुपड़े स्वर में कह उठा। बनवारी, हाँ हाँ बोल। बहुत इंतजार हो गया, अब धन्नो के साथ मेरी शादी करा दे। उसकी उम्र शादी की हो गई है। धन्नो ने तेरे को कभी अमूल घी का डब्बा दिया? नहीं। फिर तो दिक्कत वाली बात हो गई। खैर, मैं धन्नो को तैयार करवा लूंगा। धन्यवाद बनवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल खुशी से भर कर क्या उठा। धन्नो को कह देना चमन लाल की बहन के लड़के में कुछ नहीं रखा। मुझे अमूल का डिब्बा देगी तो काम बन जाएगा। सब ठीक कर दूंगा मैं। तेरे पास सिगरेट है? हाँ। मोहनलाल ने तुरंत जेब से पैकेट निकाला। पैकेट ही रख दे, यहाँ कभी कभार रात को जरूरत पड़ जाती है। मोहनलाल ने फौरन पैकेट रख दिया। तूने अंग्रेजी नहीं पिलाई कभी? कभी। बोतल ले आना, मुझे अकेले बैठकर पीने में मजा आता है। बोतल तो मैं कल ही ला दूंगा, लेकिन धन्नो को, बाकी बातें मेरे पर छोड़ दे। बनवारी गिलास में से तगड़ा घूंट भरता हुआ बोला। यहाँ पर ज्यादा देर मत बैठ, धन्नो आ गई तो वह समझ जाएगी कि तूने मुझे भड़काया है। मोहनलाल फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, कल अंग्रेजी की बोतल लाना, ब्रांड बढ़िया होना चाहिए। ले आऊंगा, तुम धन्नो को। जल्दी जा, धन्नो आने वाली होगी। मोहनलाल जल्दी से बाहर निकल गया। बनवारी लाल के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। उल्लू का पट्टा, वाहन चालक, अमूल घी खाएगा, मोबिल ऑयल तेरे मुंह में डालूंगा। बड़बड़ाने के साथ ही बनवारी ने हाथ में पकड़ा गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया। मीर सिंह चावला आज बेडरूम में बैठा विस्की की चुस्कियां ले रहा था। चेहरा शांत था, वह किसी खास सोच में नहीं लग रहा था। अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। सर, मलिक ने कहा, देवराज चौहान अपना सामान ले आया है। मीर सिंह ने उसे देखा। सामान में क्या क्या लाया है? कपड़े ही हैं, कोई हथियार नहीं मिला, तलाशी ली गई थी। मीर सिंह ने घूंट भरने के पश्चात होले से सिर हिलाया। मलिक, खेल में मजा नहीं आ रहा। मामला बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। मैं समझा नहीं।
मीर सिंह चावला अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। देवराज चौहान के काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसा इसलिए है कि वह हद से ज्यादा सावधानी बरत रहा है। खुलकर काम करने का उसे मौका नहीं मिल पा रहा। मैं आमतौर पर बंगले पर ही मौजूद रहता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद आप ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल में देवराज चौहान को आगे बढ़ने का मौका दे देना चाहिए। मीर सिंह हंसा। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। अजीत मलिक मुस्कुराया। और देवराज चौहान को मौका तभी मिल सकता है जब मैं बंगले से बाहर चला जाऊं। मीर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा, फिर विस्की का घूंट भरा। देवराज चौहान को कौन सा वक्त सूट करेगा, रात का या दिन का? क्षणिक सोच के पश्चात मलिक बोला, मेरे ख्याल में रात का वक्त ठीक रहेगा। वह आराम से काम कर पाएगा, वह कम खतरा महसूस करेगा। मीर सिंह चावला ने धीमे से सिर हिलाया। मेरा भी यही ख्याल था मलिक। मैं कल शाम को बाहर जाऊंगा और आधी रात के बाद आऊंगा। कॉकटेल पार्टी और डिनर है। यह बात किसी तरह उड़ाकर देवराज चौहान के कानों तक पहुंचा देना, इस तरह की देवराज चौहान का शक न हो कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जी, कल मेरे आने के बाद वीडियो कैमरे के द्वारा स्क्रीन पर देवराज चौहान की सारी हरकतों को नोट करना। यस सर। मीर सिंह चावला घूंट भरकर कहर भरे अंदाज में मुस्कुरा उठा। मौत के खेल में कभी कभी दुश्मन को खुला भी छोड़ देना चाहिए, ताकि वह खुलकर मैदान में आए और ठीक मौके पर उसे गर्दन से पकड़ लिया जाए। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मौत की इस बाजी में मेरे सामने देवराज चौहान जैसा खिलाड़ी है। कहते हुए मीर सिंह होले से मौत की सर्द हंसी हंस पड़ा था। बापू, खाना। धन्नो ने क्वार्टर में प्रवेश करते हुए कहा और बढ़कर बनवारी के सामने खाने का थाल रख दिया। खा लो, ठंडा हो जाएगा। बनवारी ने ठीक ठाक पी रखी थी। चमनलाल की बहन के लड़के को खाना दे दिया। खाने पर निगाह मारकर बनवारी बोला, हाँ वह तो कब का खा भी चुका होगा। बनवारी ने थाल अपनी तरफ सरकाया और खाना शुरू कर दिया। धन्नो मौजूदा पुरानी कुर्सी पर जा बैठी। क्या नाम है उसका? पाल, सुरेंद्र पाल। धन्नो मुस्कुराई। अच्छा लगता है तुझे? बनवारी ने मुंह चलाते हुए उसे देखा। कौन? धन्नो की निगाह बनवारी पर जा टिकी। पाल। हाँ, धन्नो मुस्कुरा रही थी। वह एक ही नजर में मुझे पसंद आ गया। बापू, तो उससे शादी की बात चला। उसे तैयार कर कि वह मुझसे शादी कर ले। बनवारी लाल मुस्कुराया। इतना अच्छा लगा तुझे पाल? हाँ, और मोहन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मोहन की बात मत कर बापू, वह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। धन्नो ने मुंह बनाया। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। कल पाल से बात करूंगा। बनवारी ने खाना खाते हुए मुस्कुरा कर कहा, वह तुझे पसंद करता है कि नहीं? पसंद तो करता होगा, लेकिन शर्माता बहुत है, मुंह से बोलता नहीं। धन्नो ने मुंह बिचका कर कहा। खानदानी होगा तभी शर्मा रहा है। बापू, कल उसे शादी की बात जरूर कर लेना। फिक्र मत कर, कल मोहन अंग्रेजी की बोतल लाकर देगा। वह बोतल पाल के साथ ही खोलूंगा। अंग्रेजी का रोब भी पड़ेगा उस पर। फिर देखता हूं कैसे मना करता है तुझसे शादी करने को। अगले दिन देवराज चौहान ने 8:30 बजे सफाई का काम शुरू कर दिया। बंगला बहुत बड़ा था, कमरे बहुत थे। एक दिन में उसकी सफाई हो पाना संभव नहीं था। इसके लिए कम से कम 6-7 दिन चाहिए थे। मीर सिंह बंगले पर भीड़ लगाने के पक्ष में नहीं था, इसलिए सिर्फ एक यानी कि चमनलाल ही बंगले की सफाई करता था। 6-7 दिन में जब सफाई पूरी हो जाती तो वह पुनः शुरू कर देता, क्योंकि तब वहां तक धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती थी। देवराज चौहान भी ऐसा ही कर रहा था। आज कमरों की सफाई की बारी थी। पहले वह चीजों से, फर्नीचर से, हर चीज से धूल झाड़ता, फिर कमरे को गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ करता। करीब 11 बजे मीर सिंह चावला के बेडरूम का नंबर लगा। मीर सिंह कुर्सी पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त था जब देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। मीर सिंह ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मालिक, सफाई करनी है। देवराज चौहान के कहने पर मीर सिंह ने कमरे में इधर उधर निगाह मारी, फिर बोला, कर लो। कहने के पश्चात वह फिर अखबार में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान सफाई का सामान भीतर ले आया। सामान से धूल झाड़नी शुरू की। कई जगह सूखे कपड़े से रगड़कर कई चीजों को साफ करना पड़ा। मालिक, देवराज चौहान ने टोका, धूल उड़ेगी। अच्छा होगा अगर आधे घंटे के लिए आप बाहर कहीं बैठ जाएं तो मैं जल्दी काम खत्म कर दूंगा। मीर सिंह ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया, फिर उठ खड़ा हुआ। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सफाई करो। कहने के साथ ही मीर सिंह बाहर निकल गया। मीर सिंह चावला के बाहर निकलने पर देवराज चौहान ने मन ही मन चैन की सांस ली। कमरे का दरवाजा खुला था, उसे बंद नहीं किया जा सकता था। खामखा का शक पैदा हो जाता। देवराज चौहान ने कमरे में भरपूर निगाह मारी। बड़ा कमरा था, बेडरूम कम सिटिंग रूम था। एक तरफ बेहद खूबसूरत विशाल डबल बेड था, तो दूसरी तरफ टेबल और 4 कुर्सियां। फर्श पर कालीन बिछा था और छत पर 2 फानूस लटक रहे थे। बड़ा सा वार्डरोब दीवार में फिट था। एक तरफ किताबों की रैक थी। टीवी और फ्रिज दीवार के साथ सटा रखा था।
देवराज चौहान तिजोरी के बारे में सोचने लगा कि वह कहाँ हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि तिजोरी इसी कमरे में हो, लेकिन वानखेड़े के मुताबिक तिजोरी मीर सिंह के बेडरूम में ही थी। उस चोर ने यही कहा था जो पकड़ा गया था। देवराज चौहान ने एक निगाह खुले दरवाजे पर डाली, जहां से कोई भी कभी भी आ सकता था। फिर सावधानीवश कदम उठाता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा। हाथ में कपड़ा थाम रखा था कि अगर कोई ऊपर से आ जाए तो कम से कम उसे बहाना तो मार सके कि वह भीतर से सफाई कर रहा है। मीर सिंह चावला कमरे से निकलने के बाद सीधा कंट्रोल रूम में पहुंचा, जहां वीडियो कैमरे द्वारा कैच किए जा रहे दृश्य दो टीवी स्क्रीनों पर आ रहे थे। दोनों टीवी के सामने बैठे सिक्योरिटी के आदमियों की नजर टीवी स्क्रीन पर ही थी कि मीर सिंह को देखते ही फौरन खड़े हो गए। उन दोनों के कुछ कहने से पहले ही मीर सिंह कह उठा, दोनों बाहर जाओ और जब तक मैं न कहूं भीतर नहीं आना। दोनों फौरन बाहर निकल गए। मीर सिंह ने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठते हुए छोटे से बोर्ड के बटन दबाने लगा। निगाहें स्क्रीन पर थी। कुछ ही क्षणों में एक टीवी स्क्रीन पर उसके बेडरूम का दृश्य नजर आया। देवराज चौहान भी, जिसने उसके देखते ही देखते वार्डरोब के दोनों पल्ले खोले थे। मीर सिंह चावला के होठों के बीच जहरीली मुस्कान थिरक रही थी। आंखों में वहशी चमक लिए स्क्रीन पर नजर आ रहे देवराज चौहान को देखता रहा, जो वार्डरोब के भीतर से कपड़े आगे पीछे करके यह देखने की चेष्टा कर रहा था कि वहां कोई गुप्त जगह तो नहीं, तिजोरी को वहां तो नहीं छिपा रखा। वार्डरोब के भीतर की प्लाई को वह ठक ठकाकर भी देख रहा था कि अगर भीतर जगह खाली हो तो वहां तिजोरी हो तो मालूम हो जाए। इसके साथ साथ उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ फिर जाती कि कोई वहां से देख ना रहा हो। देवराज चौहान 5-6 मिनट वार्डरोब में ही व्यस्त रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वार्डरोब वास्तव में वार्डरोब ही है, इसमें छिपी तिजोरी नहीं हो सकती, तो वह वार्डरोब से हटा, भीतर के कपड़ों को पहले की ही तरह व्यवस्थित रखा, सब कुछ ठीक ठाक किया और फिर सफाई में जुट गया। अब उसकी निगाह किताबों की शेल्फ की तरफ जा रही थी। उसके अलावा कमरे में और कोई जगह नहीं थी जहां तिजोरी रखी जा सकती हो, लेकिन इस वक्त शेल्फ को छेड़ना ठीक नहीं था, कोई भी आ सकता था। मीर सिंह ने जब देखा कि अब देवराज चौहान का इरादा कमरे में कहीं और छानबीन करने का नहीं है, तो उसने टीवी स्क्रीन से अपने बेडरूम का दृश्य हटाया और उठकर बाहर आ गया। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच रही थी। लंच के वक्त देवराज चौहान पिछवाड़े बने क्वार्टर में पहुंचा कि तभी पीछे पीछे धन्नो आ गई और अपनी आदत के मुताबिक गले में लिपटी चुन्नी को हाथ में पकड़कर लहराते हुए बोली, क्या हाल है रे? आज तो सुबह से दिखा नहीं तू, काम कर रहा था। ज्यादा सफाई मत किया कर, धन्नो को भी देख लिया कर, धन्नो ने चंचल स्वर में कहा। देवराज चौहान की निगाह धन्नो पर गई। मस्तिष्क में सिर्फ यही बात थी कि धन्नो का इस तरह पीछे पड़ना कभी भी डकैती के खेल को खतरनाक मोड़ पर पहुंचा सकता है, लेकिन सख्त शब्दों में धन्नो को झाड़कर अपना पीछा भी छुड़ा नहीं सकता था। वह खुद नहीं जानता था कि आने वाला वक्त कैसा होगा और उसे कब किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं कैसी लग रही हूँ? धन्नो हाथ में थाम रखी चुन्नी का पल्ला हिलाते हुए बोली। बहुत अच्छी। देवराज चौहान का स्वर भावहीन था। कभी देखी है मेरे जैसी? देवराज चौहान ने बीड़ी सुलगाई। धन्नो बोली, तेरे को धन्नो ने मना किया था ना कि बीड़ी मत पिया कर, यहीं बैठा रह, धन्नो अभी आती है। कहने के साथ ही धन्नो बाहर निकल गई। देवराज चौहान आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। दूसरे ही पल धन्नो ने भीतर प्रवेश किया। वह अपने क्वार्टर का फेरा लगा आई थी और हाथ में सिगरेट का वह पैकेट थामे थी जो मोहनलाल ने रात को बनवारी को दिया था। ले, धन्नो के साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा, कीमती सिगरेट है, तूने पहले कभी पी तो क्या, देखी भी नहीं होगी। कहते हुए धन्नो ने उसके हाथ में पैकेट रख दिया। तू सुट्टा मार, तब तक तेरे लिए धन्नो खाना लेकर आती है। आज शाही पनीर बनाया है। धन्नो का शाही पनीर खाकर देख, तब पता चलेगा कि पनीर कई तरह का होता है, धन्नो का नहीं, धन्नो का बनाया शाही पनीर। धन्नो ने मुंह बनाकर कहा और बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने होठों से गहरी सांस निकाली। पैकेट को उसने चारपाई की तरफ उछाल दिया। धन्नो को संभाल कर चलना होगा। देवराज चौहान धन्नो की नजरों को पहचान रहा था। ऐसे में धन्नो के साथ बहुत सोच समझकर पेश आना था। दूसरी तरफ मोहनलाल था, जो धन्नो की वजह से उससे खामखा बैर पाले बैठा था। कुछ ही देर में धन्नो खाना ले आई। ले खाना खा, पनीर पूरा खा जा, छोड़ा तो मैं नाराज हो जाऊंगी, धन्नो अधिकार पूर्ण स्वर में बोली। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया।
बर्तन यहीं रहने दिया कर। कन्हैया से कह रखा है मैंने कि तेरे क्वार्टर से बर्तन भी उठा लेगा और सफाई भी कर दिया करेगा। फिक्र मत कर, धन्नो तेरा पूरा ख्याल रखेगी। कहते हुए धन्नो अदा के साथ मुस्कुराई। क्यों रे, तू भी धन्नो का ख्याल रखेगा ना? मैं? देवराज चौहान को कुछ समझ न आया कि क्या कहे। शर्म लगती है तेरे को मेरे से बात करने में? तभी चुप चुप रहता है। नया नया शहर आया है ना गांव से, शहर की हवा नहीं लगी अभी। हवा लगते ही बिना पंखे के उड़ने लगेगा। फिलहाल चलती हूँ, मालिक को खाना देना है। 1:30 बजे तक उन्हें हर हाल में खाना मिल जाना चाहिए। शाम को मिलेगी धन्नो तेरे से। कहने के साथ ही पलटते हुए धन्नो बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान को लगा जैसे जान छूटी हो। उसने खाने पर निगाह मारी। शाही पनीर की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसे कम से कम 3 आदमी खा सकते थे। शाम के 5 बज रहे थे। देवराज चौहान अपना काम छोड़कर क्वार्टर में जाने की सोच रहा था कि तभी उसके कानों में अजीत मलिक की आवाज पड़ी। धन्नो, आज मालिक के लिए खाना मत बनाना। क्यों बाबूजी? धन्नो की आवाज उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर देखा। सामने पहली मंजिल की रेलिंग थी। यकीनन दोनों रेलिंग के नीचे ड्राइंग हॉल में बात कर रहे थे और सिर्फ 12 फीट की ऊंचाई पर था। मीर साहब को आज कॉकटेल पार्टी में जाना है, खाना खाकर ही लौटेंगे, देर हो जाएगी। इसके साथ ही देवराज चौहान के कानों में जूतों की आवाज पड़ी। यकीनन मलिक आगे बढ़ गया था। देवराज चौहान चेहरा नीचे झुकाए गीला कपड़ा फर्श पर रगड़ रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई थी। रात को मीर सिंह चावला बंगले पर नहीं होगा, इससे बढ़िया मौका उसे नहीं मिल सकता था। जबड़ों में हल्का सा कसाव आ गया था। तभी उसके कानों में जूतों की आवाज पड़ी। देवराज चौहान का चेहरा सामान्य हो गया। वहां भोलेपन ने अपना राज जमा लिया। उसने सिर उठाकर देखा। अजीत मलिक ऊपर की मंजिल पर आ गया था। वह उसके पास आकर छिटका। कल सब कमरों की ऑयल पेंटिंग साफ करना, कईयों पर पड़ी धूल चमक रही है। जी बाबूजी। खुद भी देख लिया कर कि कहीं कहाँ कहाँ सफाई करनी है। ना समझ आए तो पूछ लिया कर। मालिक को गंदगी धूल बिल्कुल पसंद नहीं। और नाराज हो गए तो खैर नहीं तुम्हारी। मैं ध्यान रखूंगा बाबूजी। देवराज चौहान ने भोलेपन से सिर हिलाकर कहा। अजीत मलिक अपने अंदाज में आगे बढ़ गया। देवराज चौहान पुनः अपने काम में लग गया। चेहरा सपाट था। चेहरे पर किसी तरह का भाव लाकर वह नहीं चाहता था कि वीडियो कैमरे कैच कर ले। अब तक वह कई जगह छिपे वीडियो कैमरे देख चुका था। अधिकतर दीवारों के बीच इस तरह फिट हो रखे थे वे कि उनका लेंस ही नजर आता था और लेंस के दायरे में आने वाले लोगों की हरकतें नोट हो जाती थी। क्वार्टर में आकर देवराज चौहान ने नहा धोकर कपड़े बदले ही थे कि धन्नो के दिए पैकेट को लेकर क्वार्टर के दरवाजे पर बैठते हुए लगा सिगरेट सुलगाने। लेने लगा लंबे लंबे कश। सिगरेट भी वह ऐसे पी रहा था जैसे नौकर पीते हैं। हुलिया तो उसका वैसे ही नौकरों जैसा नजर आ रहा था। देवराज चौहान की छिपी निगाहें वहां फैले गनमैनों पर फिर रही थी। लगभग 12 गनमैन थे जो फिरकनी की भांति बंगले के गिर्द चक्कर लगाए जा रहे थे। 4 मेन गेट पर खड़े थे। उन्हें देखते हुए देवराज चौहान सोच रहा था कि आज रात मीर सिंह पार्टी में जा रहा है। उसका कमरा खाली होगा और उसकी गैर मौजूदगी में सिक्योरिटी भी इतनी सतर्क नहीं होगी। बाहर जाते समय कुछ सिक्योरिटी वाले मीर सिंह के साथ भी जाएंगे, यानी कि रात को मीर सिंह के बेडरूम में जाकर तिजोरी आसानी से तलाश की जा सकती है। अलबत्ता हर कदम पर उसे सावधानी इस्तेमाल करनी होगी। क्वार्टर के दरवाजे की चौखट पर बैठे देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। वह जानता था कि रात के ठीक 9 बजे दूसरे गनमैन आकर इन गनमैनों की जगह ले लेंगे और यह वाले फिर सुबह 9 बजे आकर अपनी ड्यूटी संभालेंगे। गनमैनों के रहने के लिए बंगले के भीतर 3 कमरे थे। रेस्ट के दौरान वह वहीं उठते बैठते और नींद लेते थे, जो कि खतरनाक बात थी। गड़बड़ होने की स्थिति में वे सब इकट्ठे हो जाने थे। हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। तभी सामने से मोहनलाल आता दिखाई दिया। क्या हाल है उस्ताद? करीब आते ही मोहन दादाई अंदाज में बोला, मजे में है? देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। देवराज चौहान आगे बढ़ने को हुआ कि छिटक गया। उसकी निगाह देवराज चौहान के हाथ में पकड़े सिगरेट के पैकेट पर जा अटकी। यह पैकेट तुमने कहां से लिया? मोहन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। धन्नो ने दिया है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? मोहन की आंखें फैल गई। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मोहन ने दांत किटकिटाए पीसे चेहरे को सामान्य करने की चेष्टा की। पी बेटा, सिगरेट पी, ऐश कर। धन्नो ने दिया है, हराम का माल है। बेवकूफ तो मैं हूँ जो उसके बाप बनवारी को दिए जा रहा हूँ सिगरेट। भुनभुनाते हुए मोहन आगे बढ़ गया और देखते ही देखते बनवारी के क्वार्टर में प्रवेश कर गया।
देवराज चौहान ने मुस्कुराकर अजीब से अंदाज में सिर को झटका दिया। बनवारी लाल आराम से बैठा बीड़ी के कष्ट ले रहा था। मोहन को देखकर मुस्कुराया। आ मोहन बेटे, बैठ। बनवारी, मोहन उखड़े स्वर में बोला, मैंने तुझे कल सिगरेट का पैकेट दिया था। हाँ, वापस लेना है क्या? कहाँ है वो पैकेट? मोहन ने पूर्ववत लहजे में कहा। होगा यहीं कहीं, ढूंढा था मैंने, मिला नहीं। मिलेगा कैसे बनवारी? मोहन हाथ नचाकर बोला, पैकेट तो धन्नो ने चमन लाल की बहन के लड़के को दे दिया है। गलत मत बोल, धन्नो ऐसा नहीं कर सकती। किया है। किया है? हाँ, वह पैकेट मैं अभी उसके हाथ में देखकर आ रहा हूँ। पूछने पर वह बोला कि पैकेट उसे धन्नो ने दिया है। मैं क्या झूठ बोलूंगा? अच्छा। बनवारी लाल ने हैरानी से आंखें फैला कर कहा, धन्नो सिगरेट का पैकेट उसे दे आई है? हाँ, वह मजे से सिगरेट पी रहा है। मेरा तो खून जल रहा है बनवारी। तू फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। धन्नो आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है, एक दो ठोक भी देना धन्नो को। मोहन ने समझाने वाले भाव में कहा। तभी वह, तू फिक्र मत कर, सीधा कर दूंगा धन्नो को। और कहना मोहन का ख्याल रखा करे। मैं सब देख लूंगा। तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ, आज मालिक ने कॉकटेल पार्टी और डिनर पर जाना है। आधी रात के बाद ही लौटना होगा। तूने तो आज अंग्रेजी देने को कहा था। ओह, मैं तो भूल ही गया। कहने के साथ ही मोहन ने कमीज उठाकर पैंट में फंसा रखी बोतल निकाली और बनवारी को थमा दी। बहुत महंगी है। बनवारी की आंखें चमक उठी। कौन सा ब्रांड है? बनवारी बोतल पर हाथ फेरते हुए बोला, घोड़े वाला। घोड़े वाला? बनवारी ने उसे देखा। हाँ, इसके अंदर जाते ही इंसान घोड़े की तरह दौड़ने जो लगता है, फिर रुकने का नाम नहीं लेता। बढ़िया है, मुझे यही चाहिए थी। बनवारी ने दांत दिखाए। मैं चलता हूँ, कहीं कहीं मालिक बाहर ना आ गए हो। धन्नो को समझा देना। फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर तो सुबह ही मुलाकात होगी। रात को जाने कब वापसी होगी? विदा लेने वाले अंदाज में मोहन ने कहा और बाहर निकल गया। मलिक। मीर सिंह चावला टाई की नॉट ठीक करता हुआ बोला, मुझे गया पाकर आज रात देवराज चौहान हर हाल में मेरे बेडरूम में तिजोरी तलाश करने आएगा। जी। अजीत मलिक सतर्क था। मैं अपने साथ 5 गनमैन ले जाऊंगा। बाकी के साथ यहीं रहेंगे। तुम भी यहीं रहोगे। गनमैनों को इस तरह खड़े करना कि देवराज चौहान को मेरे बेडरूम तक पहुंचने में खास दिक्कत ना आए। मलिक ने सहमति भरे भाव में सिर हिलाया। तिजोरी से कनेक्टेड अलार्म बंद कर देना। मैं देवराज चौहान को पूरी छूट देना चाहता हूँ। टाई की नॉट ठीक करने के पश्चात मीर सिंह चावला मलिक की तरफ पलटा। मीर सिंह के चेहरे पर कहर भरे भाव नाच रहे थे। होठों के बीच क्रूरता से भरी मुस्कान फंसी थी। यस सर। और तुम कंट्रोल रूम में रहोगे। मेरे बेडरूम में देवराज चौहान क्या कर रहा है टीवी पर देखते रहोगे। वह जो भी करे तुम्हें सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना। किसी भी हालत में उसके सामने नहीं आना। उसे इस बात का एहसास नहीं होने देना है कि हम उसकी एक एक हरकत से वाकिफ है, उस पर नजर रख रहे हैं। यह बात उसने महसूस कर ली तो खेल का मजा बिगड़ जाएगा। मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी सर। गुड। मीर सिंह चावला कहर भरे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने बहुत हिम्मत का काम किया जो मीर सिंह के यहाँ वेश बदलकर डकैती करने आ गया। और मुझे देवराज चौहान को हर हाल में समझाना है कि लोग यूं ही मीर सिंह से खौफ नहीं खाते। आप ठीक कह रहे हैं सर। देवराज चौहान को उसकी इस हरकत के बदले मौत ही मिलेगी, लेकिन मौत देने का अंदाज अलग होगा। मेरा अपना होगा। गनमैनों से कह देना कि अगर वह बाहर जाने की चेष्टा करे तो उसे बाहर न जाने दिया जाए। यस सर। अजीत मलिक ने कहा, फिर बोला, अगर वह तिजोरी तलाश करके उसे खोल ले तो? मीर सिंह के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। उस तिजोरी को कोई नहीं खोल सकता मलिक, इस बारे में निश्चिंत रहो। मीर सिंह चावला की आवाज में गजब का विश्वास था। देवराज चौहान तिजोरी तलाश करके उसे चूमेगा, चाटेगा, जी भरकर प्यार करेगा, लेकिन उसे खोलकर भीतर मौजूद 1 रुपए का सिक्का नहीं हासिल कर सकता। मैं जा रहा हूं, तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना। जी। मीर सिंह कमरे से बाहर निकला। अजीत मलिक उसके साथ था। देवराज चौहान सिगरेट का पैकेट उंगली से ठकठकाता हुआ क्वार्टर के दरवाजे की चौखट पर ही बैठा था। बदन पर वही घिसे पुराने कपड़े थे जिन्हें पहनकर वह पहली बार यहाँ आया था। सिर के छोटे छोटे बाल, थोड़ी सी शेव बड़ी हुई, पूरे तौर पर वह नौकर लग रहा था। आज रात मीर सिंह चावला पार्टी पर जा रहा था। स्पष्ट था कि आधी रात से पहले वापस नहीं लौटने का, और उसके लिए इतना वक्त बहुत था। इस दौरान वह आसानी से कमरे में छिपी तिजोरी को तलाश कर सकता था। रात को काम करने में ज्यादा खतरा नहीं होगा। किसी के एकाएक ऊपर से आ जाने का खतरा भी न के बराबर होगा। तभी बंगले की तरफ से धन्नो आती दिखाई दी। बंगले और क्वार्टर के बीच
करीब 100 गज का फासला था। काफी खुली जगह थी जहां अक्सर गनमैन टहलते नजर आ जाते थे। धन्नो पास पहुंचकर अदा के साथ मुस्कुराई। क्या हाल है रे, सिगरेट पीकर मजा आया ना? बहुत। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। बीड़ी मत पिया कर, धन्नो तेरे को पूरी ऐश कराएगी। बोल, और क्या चाहिए तुझे? अभी तो कुछ नहीं, जब जरूरत हो कह देना, शर्माना मत। धन्नो किसी किसी पर ही मेहरबान होती है और तेरे पर तो शुरू से ही मेहरबान है। आज हम बातें करेंगे। क्यों, आज क्या है? आज मालिक बाहर जा रहे हैं, आधी रात के बाद लौटेंगे। खाना नौकर बनाएंगे, धन्नो की छुट्टी। धन्नो हाथ में चुन्नी पकड़कर हिलाती हुई बोली, मुझसे बातें करेगा ना? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। तू बहुत अच्छा है रे। धन्नो जरा बापू से मिलाए, फिर आती है तेरे पास। कहने के साथ ही धन्नो मस्ती भरे अंदाज में आगे बढ़ी और अपने क्वार्टर के खुले दरवाजे में प्रवेश कर गई। बनवारी लाल अंग्रेजी की बोतल पर प्यार से हाथ फेरे जा रहा था। क्या हो रहा है बापू? देख नहीं रही, अंग्रेजी है मेरे हाथ में, घोड़े वाली। बापू। धन्नो मुंह बनाकर बोली, अब पीने मत बैठ जाना। आज तूने पाल से मेरी शादी की बात याद है बेटी? मुझे सब याद है, इतना दिमाग कमजोर नहीं है कि भूल जाऊंगा। बनवारी हाथ में पकड़ी बोतल को थपथपाकर क्या उठा, यह घोड़े वाली अंग्रेजी सुरेंद्र पाल के साथ बैठकर ही खाली करूंगा। दूसरे पैग में बात छेड़ूंगा और तीसरे चौथे में आकर पट जाएगा। सब अंग्रेजी का कमाल है। बापू, अगर तूने उसको शादी के लिए तैयार नहीं किया तो धन्नो कुंवारी रह जाएगी। हाँ, चिंता मत कर बेटी, तेरी शादी पाल से ही करवा कर रहूंगा। मेरे पास कई रास्ते हैं। बनवारी लाल ने हाथ में पकड़ी बोतल हिलाकर कहा, मैं माली जरूर हूं, लेकिन मेरे में दिमाग कम नहीं है। पाल को मैं किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलने दूंगा। वह धन्नो के साथ शादी के लिए राजी ना हुआ तो किसी दिन मौका लगा के घोड़े वाली अंग्रेजी की नई बोतल उसे पिला दूंगा और यहीं बाहर मंडप सजाकर फेरे करवा दूंगा। मालिक को आशीर्वाद देने के लिए बुला लूंगा। कह दूंगा कि शादी की खुशी में पूरी बोतल चढ़ा ली है, इसलिए बेचारी धन्नो को ही फेरे लगाते वक्त पाल को संभालना पड़ रहा है। फिर देखूंगा पाल कैसे बचता है। बापू, कुछ भी करो लेकिन करो, धन्नो की शादी पाल के साथ होनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। सुना है आज मालिक बाहर जा रहे हैं? हाँ, जा देख, जब बाहर चले जाए तो बता देना। फिर मैं पाल के साथ बैठूंगा घोड़े वाली लेकर। धन्नो सिर हिलाती हुई बाहर निकल गई। दोस्तों, आज की रात परीक्षा की रात है, विकट परीक्षा। एक तरफ देवराज चौहान को अपना मिशन पूरा करना है, मीर सिंह के बेडरूम में जाना है जहां उसने वह गुप्त तिजोरी ढूंढनी है। दूसरी तरफ धन्नो और उसका बापू इस फिराक में है कि आज देवराज चौहान यानी कि सुरेंद्र पाल को पटा कर रहेंगे। देखते हैं इस कहानी में अगला मोड़ क्या आता है। साथ बने रहिए और सुनते रहिए गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल को।